नमस्कार। आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से मैं शिवम दीक्षित आज बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो पेपर हुआ था उसके हम आंसर बताएंगे। तो इसमें जो हमारे पास सीरीज़ है वो बी सीरीज़ है, तो उससे हम शुरू करते हैं आंसर। और बच्चों, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हिंदी में आंसर बताइए, तो इसलिए हम आंसर जो है सबके हिंदी में आप लोगों को बताएंगे। तो आप अपने अपने पेपर से मिला लीजिए कि बी का जो पहला प्रश्न है वो आपके आंसर की वो प्रश्न बुकलेट सीरीज में कौन सा है। तो इसका पहला प्रश्न था, रोपड़ की किस पद्धति में वर्गाकार पद्धति की तुलना में प्रारंभ से लगभग 90% अधिक पौधे लगते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, पूरक पद्धति। इसमें ऑप्शन थे खडभुजाकार, समोच्च रेखा पद्धति, पूरक पद्धति और आयताकार पद्धति, लेकिन इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी, पूरक पद्धति। दूसरा प्रश्न था, एनहाइड्रस अमोनिया उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसमें जो है 82.4% होती है, लेकिन वो ऑप्शन इसीलिए क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन जो है इसका 82% होगा। तो बहुत ही देखो वैसे ऑप्शन रखे गए थे, कौन 80, 82, 84, 86 बिना पढ़े इसको नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, 82%। तीसरा प्रश्न, डाई कैल्शियम फास्फेटिक उर्वरक है। तो डाई कैल्शियम फास्फेटिक उर्वरक है, तो पहला ऑप्शन था इसमें जल में घुलनशील उर्वरक, दूसरा था जल में अघुलनशील, तीसरा था साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, चौथा था साइट्रिक अम्ल एवं जल दोनों में घुलनशील। तो जो डाई कैल्शियम फास्फेट उर्वरक होती है ये जल और साइट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील होती है, लेकिन इसमें साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होना चाहिए था जल एवं साइट्रिक दोनों में अघुलनशील। तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या है ऑप्शन, तो उस हिसाब से इसमें जल में अघुलनशील ऑप्शन है, यानी कि तीसरे का बी प्रश्न, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, बोरेक्स में बोरान की प्रतिशत मात्रा होती है। तो बोरान में प्रतिशत मात्रा जो होती है वो लगभग 10.5% होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। चौथे का ए ऑप्शन 11%। पांचवा प्रश्न है, फल वृक्षों की सगाई की सर्वोत्तम विधि है। फल वृक्षों की सगाई की सर्वोत्तम विधि है, तो इसमें इसका कौन कौन से ऑप्शन थे, अग्र प्ररोह विधि, खुला केंद्र विधि, रूपांतरित अग्र प्ररोह विधि, झाड़ी विधि। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, रूपांतरित अग्र प्ररोह विधि। छठवां प्रश्न है, इसका थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको सही से देखिए। पौधों का पृथ्वी की ओर मुड़ना कहलाता है। पौधों का पृथ्वी की ओर मुड़ना कहलाता है, तो इसमें प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, उदासीन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो छठवें प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, गुरुत्वानुवर्तन, है ना, गुरुत्व फोर्स के कारण जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पृथ्वी की ओर मुड़ जाते हैं। सातवां प्रश्न 2,4-D है। 2,4-D क्या है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, कि उनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 2,4-D जो है वो ऑक्सिन है। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, फलों के पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो इसमें देखो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूर नहीं, फलों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला, यानी कि फल को पकने की प्रक्रिया जो इसको इंड्यूस कौन करता है ना। तो पहला ऑप्शन था ऑक्सिन, दूसरा था साइटोकाइनिन, तीसरा था इथाइलिन, चौथा था जिब्रेलिन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इथाइलिन। नवा प्रश्न है, साइटोकाइनिन हार्मोन प्रमुख रूप से संश्लेषित होता है। 9 नंबर प्रश्न, तो इसका जो है पहला ऑप्शन था नई पत्तियों एवं कलिकाओं में, दूसरा था पुरानी पत्तियों एवं कलिकाओं में, तीसरा था जड़ों तथा छोटे विकसित फलों में, चौथा था पौधों के अग्रस्त भागों में। तो 9 नंबर प्रश्न जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, जड़ों तथा छोटे विकसित फलों में। 10वां प्रश्न, निम्न में वृद्धि नियामक है। तो निम्न में वृद्धि नियामक इसमें क्या है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, B9। B9 जो है एक वृद्धि नियामक का, ग्रोथ रेगुलेटर का कार्य करता है। 11 नंबर है, बीज जिसमें केवल एक भ्रूण पाया जाता है ना, तो यानी कि मोनो एम्ब्रियोनी, है ना। तो मोनो एम्ब्रियोनी जो इसमें पूछा गया है तो उसको क्या कहते हैं, एक भ्रूणी बीज कहते हैं। बहुत सरल प्रश्न था, है ना। तो इसमें 12 नंबर प्रश्न है, केवल नर अंग उपस्थित वाले पुष्प कहलाते हैं, है ना, जिसमें केवल नर अंग उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, स्टेमिनेट, एंड्रोसियस, नर पुष्प। तो इसमें ऑल ऑफ डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। 13 नंबर प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है। तो पक्षियों द्वारा स्थानांतरण, पहला ऑप्शन था जूफिली, जूफिली मतलब जंतुओं द्वारा, बी ऑप्शन एनिमोफिली, एनिमोफिली क्या हुआ, हवा द्वारा,
परागकणों का स्थानांतरण, सी ऑप्शन था ऑर्थिनोफिली पक्षियों द्वारा परागकणों का स्थानांतरण, डी ऑप्शन था हाइड्रोफिली जल द्वारा परागकणों का स्थानांतरण। तो 13 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा, ऑर्थिनोफिली यानी कि पक्षियों द्वारा परागकणों का स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है, ओरिंथोफिली। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, जब पुष्प के नर एवं मादा अंग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ये ऐसी अवस्था को कहते हैं होमोगैमी यानी कि समकाल परिपक्वता, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर, पूर्ण काल स्त्री के स्तर एवं भिन्न वर्तिकाल दर्शाए प्रमुख रूप से पाई जाती है ना। तो इसमें किसमें पाई जाती है? नारियल, अनार, पैशन फ्रूट और अखरोट। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनार। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अफलन के प्रमुख कारण हैं। अफलन के प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें अफलन के प्रमुख कारण कार्बोहाइड्रेट एवं नाइट्रोजन अनुपात, हार्मोन असंतुलन, पोषण की कमी और उपरोक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव। 17 नंबर, बिना परागण या निषेचन के फलों का बनना कहलाता है। तो 17 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। तो इसको अनिषेक फलन कहलाता है, यानी कि पार्थेनोकार्पी इसको कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। 17 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जो शाखोत्पादन से संबंधित है। तो इसके अंदर शाखोत्पादन से संबंधित जो उद्यान विज्ञान की शाखा है ये कौन सी है? ओलेरीकल्चर। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 13 नंबर है, स्कर्वी बीमारी का प्रमुख कारण है। स्कर्वी बीमारी का प्रमुख कारण है 19 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी बीमारी का प्रमुख कारण विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसकी कमी से क्या हो जाता है तुम्हारा स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। 20 नंबर, ऑस्ट्रोमलेशिया विकार प्रमुख रूप से किस तत्व की कमी से होता है? तो ऑस्ट्रोमलेशिया नामक विकार जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त फल है। तो शुष्क जलवायु पूछ रहा है कि शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? 21 नंबर प्रश्न। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौन कौन से? आम पहला ऑप्शन, बी पपीता, सी बेर, डी सेब। ठीक है। तो शुष्क जलवायु के लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सभी का लगभग सही होगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेर, जो शुष्क जलवायु के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है। तो उसके बाद 22वां प्रश्न था, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पौधों के रोपण की उपयुक्त विधि है। पहाड़ी क्षेत्रों में पौधों के रोपण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये कुंटूर विधि है। कुंटूर विधि है ना। तो कुंटूर विधि इसमें जो है कुंटूर सिस्टम यानी कि समोच्च रेखा, बी नंबर जो है इस कुंटूर सिस्टम जिसको हिंदी में समोच्च रेखा विधि कहेंगे। तो इसका 22 नंबर प्रश्न जो था इसका बी ऑप्शन सही होगा, समोच्च रेखा। इसमें क्या होते हैं? जीने के आकार के जो है उसमें तैयार किया जाता है स्ट्रक्चर, जिसमें जो है पौधे लगाए जाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः की जाती है कुंटूर विधि। तो 22 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न फलों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। 23 नंबर प्रश्न देखो बहुत अच्छा प्रश्न उसने पूछा है, निम्न फलों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसमें वैसे सबसे ज़्यादा विटामिन सी तो बारोडा चेरी में होती है, लेकिन उसके बाद में हम बारोडा चेरी के बाद आंवला होती है, लेकिन बारोडा चेरी और आंवला दोनों ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें अब ऑप्शन में क्या है? जो ज़्यादा विटामिन ई होती है बेल में, ठीक है, और बी विटामिन ई बेल में हो जाएगी तुम्हारी, विटामिन बी बेल में हो जाएगी, और विटामिन सी लीची और अमरूद दोनों में होती है। लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है लीची करेंगे, है ना। अब एग्जामिनर अमरूद भी सही कर सकता है, लेकिन इसमें जो है लीची होना चाहिए। ठीक है। अब 24 नंबर, उर्वरकों का प्रयोग विधियों में सबसे अधिकतम उर्वरक उपयोग क्षमता किसकी होती है? 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न है कि उर्वरकों का प्रयोग विधियों में सबसे अधिकतम उर्वरक उपयोग क्षमता किसकी होती है? तो जब हम उर्वरकों का परणी छिड़काव करते हैं, जैसे कि यूरिया का 2% घोल बनाकर, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया, 2 या 2 से कम, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी हालत में, नहीं तो फसल जल जाएगी। तो 2% घोल बनाकर उसका जब परणी छिड़काव करेंगे तो सबसे ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी होती है परणी छिड़काव की, है ना। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही होगा, परणी छिड़काव। 25 नंबर, स्वयं कटाई छटाई वाला फल है ना। किस फल में जो है वो प्रूनिंग जो होती है अपने आप हो जाती है? तो इसमें जो है अमरूद, फालसा, लीची, सेब। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सेब। 26 नंबर, बेर
में काट छांट का उपयुक्त समय कौन सा होता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न काट छांट से संबंधित, यानी कि इसमें जो है प्रूनिंग से अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो बेर का, ठीक है। तो इसमें एक कौन कौन से ऑप्शन है, जुलाई अगस्त, अगला ऑप्शन जनवरी फरवरी, सी ऑप्शन है अप्रैल मई, डी ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर। तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन सी सही होगा, अप्रैल मई। कभी कभी अप्रैल मई ना देकर ग्रीष्म ऋतु भी दे देता है, तब भी वो सही माना जाएगा। अब अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से एक लिंगाश्रयी फल है। तो एक लिंगाश्रयी फल जो है निम्नलिखित में से वो कौन सा हो जाएगा। तो एक लिंगाश्रयी फल तुम्हारा इसमें नारियल एक लिंगाश्रयी फल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हाँ 27 का ए ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर है ढांचा, यानी क्रोटोलेरिया जेनेसिया हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ढांचा जो है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण 134 ग्राम करता है, लेकिन इसमें 134 ग्राम ऑप्शन नहीं, 130 किलोग्राम है और 140 किलोग्राम है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो जब 5 के नीचे कोई डिजिट होती है, जैसे कि मान लो 131, 132, 133, 134 तक होगी तो 130 में रखेंगे, और 136 से 39 तक होगी तो 140 में रखेंगे। तो इस हिसाब से इसमें 134 के हिसाब से 130 सही होना चाहिए, है ना। लेकिन एग्जामिनर इसमें 140 भी मान सकता है ना। लेकिन हमारे हिसाब से इसमें 130 किलोग्राम होना चाहिए, क्योंकि 134 किलोग्राम ऑप्शन में नहीं है। तो 28 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही होगा। 29 नंबर है एवरोहा कैरम्बोला किस फल का वानस्पतिक नाम है। तो आप लोगों ने ये फल मोस्टली देखा होगा गांव में। तो ये 29 नंबर का स्ट्रॉबेरी, सफ़ेद जामुन, कमरक और कीवी फल। तो ये लगभग हमारे हिसाब से सभी बच्चों का सही भी होना चाहिए। ये जो है कमरक का होता है, जो स्टार फ्रूट इसको कहा जाता है। ये इसमें 5 कोने कॉर्नर होते हैं इस फल में, है ना। तो 29 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, मध्यवर्ती शाखा का प्रयोग कलम बंधन की किस विधि में होता है। 30 नंबर पर देखिए आप लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन था दोहरा कलम बंधन, दूसरा ऑप्शन था शीर्ष रोपण कलम बंधन, तीसरा था ढांचा रोपण कलम बंधन, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन होगा क्या, डबल वर्किंग, यानी कि दोहरा कलम बंधन। 30 का पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न था तुम्हारा उद्यानिकी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इसमें बच्चे अभी हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि इसमें सर कौन सा सही होगा। तो ये देखिए बहुत ही ये पहली जो क्लास होती है उसमें ये चीज़ बताई जाती है। हमारी जो यूट्यूब पे क्लास पड़ी है हार्टिकल्चर की इंट्रोडक्शन की, उसमें भी हमने विद्युत बताया ये कि कौन सा होगा। कि 31 नंबर पर वो हार्टी प्लस कल्चर, और दूसरा ऑप्शन था हॉर्टस प्लस कल्चरा, तीसरा ऑप्शन था हॉर्टी प्लस कल्टीवेशन, डी ऑप्शन था हॉर्टस प्लस कल्चर। तो उद्यानिकी जो है ये हार्टिकल्चर शब्द से बना है। तो हार्टिकल्चर शब्द है, उसकी हिंदी होती है उद्यानिकी। तो हार्टिकल्चर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूटता है। कौन कौन सा, एक हॉर्टस यानी कि HORTUS हॉर्टस प्लस कल्चरा CULTURA कल्चरा। हॉर्टस माने होता है गार्डन, कल्चरा माने होता है कल्टीवेशन, ठीक है। तो 31 नंबर का बी ऑप्शन इसमें एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट सही माना जाएगा, हॉर्टस प्लस कल्चरा, ठीक है, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है। 32 नंबर है सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को देना कहलाता है। बहुत अच्छी तरीके से एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हार्टिकल्चर हर सब्जेक्ट की जो सेमेस्टर क्लास चलती है लगभग सब में बताया गया, क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है ना। तो फ्यूमिगेशन क्या होता है, धुआं देना फ्यूमिगेशन होगा। इंजेक्शन तो आप लोग जानते होंगे, किसी वैक्सीन को या किसी एंटीबायोटिक को इंजेक्ट करना। सी फर्टिगेशन देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्टी जो है फर्टिलाइजर से आया और गेसन जो है वो इरीगेशन से आया। तो जब गेसन मतलब इरीगेशन, तो जब सिंचाई के साथ हम उर्वरक की इंग्लिश क्या होगी, फर्टिलाइजर। तो उर्वरक और सिंचाई जब हम एक साथ देते हैं तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 32 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर पर देखिए आप लोग, क्या है कि एनोना चेरीमोया वानस्पतिक नाम किसका है। ठीक है, तो एनोना चेरीमोया वानस्पतिक नाम किसका है। तो पहला ऑप्शन इसमें है रामफल। तो रामफल का वानस्पतिक नाम क्या होता है, आप लोग देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रामफल, लक्ष्मण फल और हनुमान फल 3 में होता है ना। तो रामफल जो होता है इसका वानस्पतिक नाम होगा एनोना रेटिमोया।
तो रेटिमोया जो है रा से रामफल, रा से रेटिमोया, ठीक है। लक्ष्मण फल का होता है एनोना एटिमोया। तो एटिमोया देखो, आप लोगों ने अगर रामायण देखी होगी, देखा होगा, थोड़ा जो लक्ष्मण जी थे वो ज़्यादा गुस्से में रहते थे ना, तो याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। तो इसमें एटिमोया क्या हो जाएगा, लक्ष्मण फल, ठीक है। तो चेरी मोया क्या है, ये हनुमान फल है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको नन ऑफ एबव यानी इनमें से कोई नहीं में रखेंगे। 34 नंबर है, निम्न फलों में बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न था, बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है एवोकाडो को। 35 नंबर प्रश्न है, सेब में फल कलिका विभेदन का उपयुक्त समय है। तो इसमें जो है द बेस्ट टाइम फॉर फ्रूट बड डिफ्रेंशिएशन इन एप्पल, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जून जुलाई सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि तना या शाखा या फूल गोभी व फलन प्रमुख रूप से होता है, किस में होता है। 36 नंबर पर बहुत बढ़िया प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर कटहल में, ठीक है, जैक फ्रूट जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधा जो परागकणों का स्रोत होता है कहलाता है। तो परागकणों का स्रोत जो होगा वो पॉलिनाइजर कहलाएगा, और पॉलिनाइजर की हिंदी जो होगी वो परागद होगी, है ना, यानी कि 37 नंबर का बी ऑप्शन। 38 नंबर, शुष्क जलवायु के फलों का राजा कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, लगभग सभी बच्चों का हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। 38 नंबर का ऑप्शन था आम। आम क्या, जब किंग ऑफ फ्रूट पूछे तब आम। बी ऑप्शन था सेब, जब किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट पूछे यानी कि ठंडे प्रदेशों के फलों का राजा, तो वो सेब हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो कौन सा, शुष्क जलवायु के फलों का राजा, है ना, तो ये कौन सा होगा। अभी हम एक प्रश्न था कि शुष्क क्षेत्र में कौन सा पौधा सर्वोत्तम उगता है, तो बेर था, तो इसीलिए शुष्क फलों का राजा क्या कहलाएगा, बेर कहलाएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 39 नंबर, अधिकतम किशोरावस्था अवधि वाला फल वृक्ष है। देखो बहुत ही कठिन प्रश्न इसने पूछा, है ना, बहुत कम बच्चों का सही होगा। हमको लग रहा है कि 39 नंबर में कि अधिकतम किशोरावस्था अवधि वाला फल वृक्ष है, तो 39 नंबर में ऑप्शन था ए अमरूद, बी इमली, सी आंवला और डी महुआ, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, महुआ, ठीक है। 39 नंबर, अधिकतम एवं न्यूनतम द्रुत शीतन अवस्था वाले शीतोष्ण फल कौन से हैं। तो इसका मतलब है टेम्परेट फूड विच रिक्वायर मैक्सिमम एंड मिनिमम चिलिंग टेम्परेचर। तो इस पे भी काफ़ी देर इसी प्रश्न के कारण जो है थोड़ा समय लग गया। हमारे जो अंकित सर हैं, जो हार्टिकल्चर के बहुत ही फेमस सर हैं, टीचर हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं सर, तो उनसे भी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया ऑप्शन के हिसाब से इसमें सी ऑप्शन यानी कि अलूचा और बादाम, प्लम और आलमंड सही होना चाहिए। बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से ये सही होना चाहिए, बाकी प्रश्न के हिसाब से इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 41 नंबर, आधारी ऑक्सीजन है। आधारी ऑक्सीजन कौन सा है 41 नंबर प्रश्न का, तो ए है IAA यानी इंडोल एसिडिक एसिड, ये जो है क्या है, आधारी ऑक्सीजन का कार्य करता है, ठीक है, 41 का ए ऑप्शन। 42 नंबर, अधिकतम जल उपभोग वाली सिंचाई विधि है, 42 नंबर प्रश्न। तो इसमें पहला ऑप्शन था बाढ़ सिंचाई विधि, दूसरा था बौछारी सिंचाई विधि, तीसरा था टपक सिंचाई विधि और चौथा था उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो है ऑप्शन में सही हो जाएगा तुम्हारा ड्रिप सिंचाई विधि। अधिकतम जल उपभोग क्षमता इसमें करीब करीब टपक सिंचाई जो होती है, ड्रिप इरीगेशन, जिसकी खोज 1964 में सिमचा ब्लास नामक वैज्ञानिक ने इजराइल में की थी। तो ये सिंचाई जो है अपने यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई जो है इसका सबसे ज़्यादा करीब 85% तक जल की उपयोग क्षमता इसकी होती है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। तो अगला है 43 नंबर, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी प्रसारण में रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर में होता है। तो इसमें मेरिस्टेम कल्चर जो होता है, इससे वायरस फ्री प्लांट प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका 43 का ए ऑप्शन सही होगा। और तो पराग कोष कल्चर के द्वारा, एंथर कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, ये सब माइक्रो प्रोपोगेशन की विधियां हैं, लेकिन इसमें 43 का ए ऑप्शन सही होगा, मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। 44 नंबर, तना एवं उससे लगी शाखाओं के मध्य का कोण कहलाता है। तना एवं उससे लगी शाखाओं के मध्य का कोण कहलाता है, सी नंबर हो जाएगा क्रोच कोण, है ना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्रोच कोण। इसमें क्राउन कोण, कोन कोण, क्रोच कोण और शिखर कोण, है ना।
तो ये 4 ऑप्शन थे, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्रोच कोड। 45 नंबर था, केला का फल वानस्पतिक रूप से कहलाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न था, केला का फल वानस्पतिक रूप से कहलाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जिसमें ढेर सारे बीज यानी अनगिनत बीज पाए जाते हैं, जिन्हें बीज की संख्या का कोई निर्धारण नहीं होता है, वो सभी फल बेरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। कुछ सिंगल सीडेड बेरी हैं, जैसे सुपारी हो गया, उनको छोड़ दिया जाए अगर, तो ज़्यादातर जो है जिनमें जो 2-3 सिंगल सीडेड बेरी हैं उनको छोड़ दिया है, तो ज़्यादातर जो है फल क्या हैं जिनमें अनगिनत बीज पाए जाते हैं वही बेरी होते हैं, 1 या 2 बीज वाले बेरी के अंतर्गत नहीं रखे जाते। जैसे कि अब बेर है, बेर बेरी में नहीं आएगा, बेर किस में आएगा, अस्थिल में आएगा। पोम क्या है, सेब जो है वो पोम में आएगा। अस्थिल ऑप्शन बी में है, अस्थिल, अस्थिल में क्या आ जाएगा, बेर यानी ड्रूव, अस्थिल में बेर आएगा, आम आएगा। हेस्पिरिडियम जो रसदार रोम जिनके खाए जाते हैं, यानी कि सिट्रस फल जो होते हैं, नींबू संतरा, इसमें हेस्पिरिडियम होगा। बेरी, बेरी किसका होगा, हमने बताया अनगिनत बीज, अनगिनत बीज जैसे कि पपीता और ये तुम्हारा क्या, केला। अब केले में बीज नहीं होते क्योंकि ट्रिप्लाइड बनाना जो होता है वो सीडलेस होता है, लेकिन उसमें जो आप बीज से उसको तोड़ेंगे केला का फल, तो देखेंगे उसमें हल्के ब्राउन रंग के स्पॉट होंगे, जैसे तिल का बीज होता है उस तरीके दिखते हैं। तो ये बीज के स्पॉट इसमें अब भी होते हैं जो अनगिनत होते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इसमें बहुत अनगिनत बीज हो सकते हैं या फिर डिप्लाइड में होते हैं। इसलिए जो है 45 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, बेरी। केले का फल क्या है, बेरी। 46 नंबर है, निम्नलिखित में बहुभ्रूणी फल है, पॉलीएम्ब्रियोनी कौन सा फल है। देखो इसमें ऑप्शन जो नॉर्मल रूप से हम लोग याद करते रहते हैं वो ऑप्शन में है ही नहीं इसमें, है ना। तो 46 नंबर में पहला ऑप्शन था अमरूद, दूसरा ऑप्शन था जामुन, तीसरा था कीवी फल, चौथा था कृष्ण कमल फल। तो इसमें देखो बहुत ही वैसे ऑप्शन दिए थे कठिन, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जामुन। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। फलों की रानी कहलाता है, देखो फलों की रानी क्या कहलाता है, बच्चों को यहाँ बच्चे यहाँ पर लीची ढूंढ रहे होंगे, लेकिन लीची इसमें है नहीं, है ना। 47 नंबर प्रश्न है कि फलों की रानी क्या होता है, तो आम फलों का राजा है। 47 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन में सेब था, सेब जो है टेम्परेट, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है ना, मतलब कि ठंडे प्रदेशों का राजा, ठंडी जलवायु वाले फलों का राजा, ठीक है। 47 नंबर मैंगोस्टीन, तो 48 सी नंबर 47 का सी है मैंगोस्टीन, जो इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन है नारियल, जिससे कोई मतलब नहीं। 47 का सी ऑप्शन सही है, मैंगोस्टीन। 48 नंबर पर ने बहुमंजिली रोपण पद्धति अपनाने वाले राज्य हैं। तो बहुमंजिली रोपण पद्धति अपनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये देखो रोपण पद्धति कौन राज्य हैं, तो ये केरल और कर्नाटका इसको सबसे ज़्यादा उपयोग में वहाँ पर लाया जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका 48 का डी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर है, निम्न में क्रांतिक श्वासी फल है, तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन था नींबू, दूसरा था बेर, तीसरा था अंजीर और चौथा था अंगूर। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, फिग, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फिगस कैरिका, है ना, और इसका हिंदी होती है अंजीर, यानी कि 39 का सी ऑप्शन सही होगा। 39 निकल रहा है, 49 नंबर जो प्रश्न है, तो ये इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर है, अनिषेच अंड कोशिकाओं से भ्रूण या बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन था अनिषेक फलन, दूसरा ऑप्शन था अंश जनन, तीसरा ऑप्शन था अनिषेक जनन, डी ऑप्शन था उपरोक्त में सभी। तो इसमें जो है अनिषेक जनन, यानी कि इंग्लिश में इसको जो पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। कई बार हिंदी पढ़ने में समस्या आ जाती है ना। तो इसका लेकिन 50 नंबर का क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। 51 नंबर प्रश्न जो था, आम के फलन की प्रवृत्ति होती है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, आम के फलन की प्रवृत्ति होती है, कैसी प्रवृत्ति होती है, तो आम में देखा होगा जैसे कटहल में पेड़ी में फल लग जाता है ना, तो उसी तरीके, लेकिन आम में कभी पेड़ी में फल नहीं देखा होगा। आम में कहाँ लगता है, ऊपरी कल्ले पर हमेशा लगता है ना। तो ये जो इसका कौन सा ऑप्शन, मिश्रित फलन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कक्षस्थ फलन, तीसरा ऑप्शन शीर्षस्थ फलन और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका
51 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा शीर्षस्थ फलन। 52 नंबर हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई है। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हार्मोन जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसमें ऑप्शन था लैटिन भाषा शब्द से, बी ऑप्शन था ग्रीक भाषा शब्द से, सी ऑप्शन था अंग्रेजी भाषा से, या डी ऑप्शन था स्पेनिश भाषा से। तो इसमें जो है हमने बताया हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, यानी कि 52 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न था 53 नंबर, भारत में प्रमुख फल उत्पादक राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा फल उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है ना। कभी कभी जो पुरानी किताबें हैं उनमें महाराष्ट्र भी मेंशन है सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया, कन्फ्यूजन वाला काम ही नहीं रहा। इसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश एक ही ऑप्शन में रख दिया है, तो इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता था। 53 का सी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। 54 नंबर है, उच्च सघनता रोपण पद्धति की तृण बागवानी में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होती है? देखो बहुत ही वैसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन पहला था 500 से 1000, दूसरा था 1000 से 10,000, तीसरा था 10,000 से 20,000, चौथा था 20,000 से 1 लाख। तो इसमें 20,000 से 1 लाख पौधे तक रोपित किए जा सकते हैं, है ना। 54 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर है, चट्टानों एवं पत्थर पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है। देखो चट्टानों और पत्थरों में उगने वाले जो पौधे होते हैं, तो चट्टानों के लिए देखो लिथो शब्द आएगा। लिथो शब्द जहाँ पर आएगा वो चट्टान। कुछ शब्द हैं जैसे कि हाइड्रो हमेशा वही जगह यूज होगा जहाँ पर कहीं पर जल, ह्यूमिडिटी या वाटर, नमी, इनकी बात हो रही होगी। इसी तरीके से एनीमो शब्द वहीं यूज होगा जहाँ पर कोई हवा का जिक्र हो रहा होगा या हवा द्वारा काम हो रहा होगा, है ना। तो इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं उनके जो है वो इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर बात हो रही है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, शैलोद्भिद, है ना। शैलोद्भिद इंग्लिश में कहते हैं इसको लिथोफाइट्स। तो 55 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, तो है ना, क्योंकि लिथो शब्द वहीं से आएगा जहाँ पर बात होगी चट्टानों की। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, स्ट्रॉबेरी एवं अनानास फल के पौधे क्या कहलाते हैं? 56 नंबर प्रश्न होगा। तो इसमें कुछ क्लियर इमेज नहीं बन रही है। पहला ऑप्शन था लघु प्रकाशकालीन पौधे, दूसरा था दीर्घ प्रकाशकालीन पौधे, तीसरा था प्रकाश काल उदासीन पौधे, चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही था, लघु प्रकाशकालीन पौधे। 57 नंबर था फालसा फल का कुल है। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न इसमें पूछा गया था फालसा कुल का। तो फालसा जो होता है इसका कुल क्या होगा? डी, टिलियेसी कुल का पौधा है। फालसा जो है वो किसका पौधा है? टिलियेसी कुल का पौधा है। 58 नंबर जो प्रश्न है, गर्म एवं तर ग्रीष्म तथा मध्यम शीत प्रमुख लक्षण हैं। तो ये ऑप्शन इसका है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो कि सही ऑप्शन है ना। 59 नंबर क्वेश्चन था, गूटी प्रसारण विधि से व्यावसायिक रूप से गूटी प्रसारण विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है। गूटी विधि किसमें अपनाई जाती है? 59 नंबर प्रश्न है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था, गूटी विधि किसमें अपनाई जाती है ना। तो गूटी को इंग्लिश में एयर लेयरिंग भी कहते हैं, याद रखना। गूटी एयर लेयरिंग एक ही होता है, लोकल लैंग्वेज में इसको गूटी कहते हैं। तो ये किसमें की जाती है? एयर लेयरिंग से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये है कि ये लीची में की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, लीची। 60 नंबर प्रश्न था, खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है भोजतारिका द्वारा, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन था ऊपरी भोजतारी द्वारा, है ना, यानी रनर्स होते हैं। बी ऑप्शन था अंताभोजतारी, अंताभोजतारी को इंग्लिश में सकर्स कहते हैं। सी ऑप्शन था भोजतारी, जिसको जो है स्टोलेंस कहते हैं इंग्लिश में। और डी ऑप्शन था भोजतारिका, यानी कि इसको इंग्लिश में ऑफसेट्स कहते हैं, जो इसका 60वें का सही होगा। पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड था, अच्छा पेपर था। और जिन बच्चों के 25 प्लस सही हैं वो भी बच्चे समझे कि हमने बहुत अच्छी हार्टिकल्चर तैयार करी थी। और बाकी हम बच्चों को एक एडवाइस देना चाहेंगे कि वो जब पेपर हल करें तो इंग्लिश से, भले वो हिंदी में उन्होंने पढ़ रखा हो, लेकिन एक बार इंग्लिश का जो है जब जिन क्वेश्चन खासकर अगर कन्फ्यूजन हो तो उसका इंग्लिश पार्ट एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होता है कि जब किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा सही इंग्लिश वाले पार्ट के हिसाब से ही आंसर डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए इंग्लिश वाला भी देखें अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे कि गूटी विधि जो है 59 नंबर पर में पूछा गया था कि गूटी प्रसारण की विधि अपनाई जाती है, तो ये तो लीची में अपनाई जाती है। लेकिन कभी कभी हिंदी किताबों में एयर लेयरिंग हिंदी में भी लिखा होता है, अब पता चला तुमने एयर लेयरिंग पढ़ रखा है, गूटी नहीं पढ़ी।
तो अब उसमें जो है पता चला एयरलाइनिंग तुमको लग रहा है कि ऑप्शन में ही नहीं, तो अगर इंग्लिश में देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से इंग्लिश वाला पार्ट, खासकर जिस प्रश्न में कन्फ्यूजन हो उसमें इंग्लिश तरफ ज़रूर देखें, और उससे ऑप्शन जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों को बताना चाहेंगे कि पेपर जब भी हल करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हमेशा 2 शिफ्ट में हल करें। 2 शिफ्ट का मतलब ये है कि जैसे हम पहले जब पेपर करने बैठे तो हम पहले अच्छे से प्रश्न पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़े, है ना। जैसे मान लो 59 नंबर प्रश्न कह रहा है गुटी प्रसारण विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन था लीची, दूसरा नींबू, तीसरा फाइकस, चौथा था उपरोक्त सभी। तो हमको अगर कंफर्म है कि लीची, फिर भी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये नहीं होता है कि एक ऑप्शन से, उसमें होता है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, तो वो सही माना जाएगा। तो इसलिए पहले पूरा प्रश्न पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर अगर हमको मान लो क्लियर है कि 100% इसमें लीची ही सही होगा, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर प्रश्न की OMR सीट में उस नंबर प्रश्न पढ़ जाएंगे और देखेंगे कि 59 का अगर ए सही है तो उसमें 59 का ए में ही गोला काला कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बी में कर दिए, या फिर एक करे लेकिन 60वें प्रश्न का ए कर दिया या 98वें नंबर क्वेश्चन का ए कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और पहले राउंड में जब क्वेश्चन करो जो एकदम डैम श्योर हो कि हमारे ये वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा ही होगा, उस तरीके से मान लो तुमने कर डाले क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन तुमने अटेंड किए, जिसमें तुमको 45 प्रश्न आ गए। अब तुमको 5 प्रश्न बचे करने को, तो 5 प्रश्न में फिर वो वाले करो कि जिनमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, फिर वो वाले करो। वो वाले करके 60 अगर पहुंच जाए तो हमको तुक्का मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, मान लो तुमने पहले ही राउंड में शुरू के 55 क्वेश्चन में से या शुरू के 50 में से तुमने 50 कर दिए। अब लास्ट के जो 10 बच्चे उसमें तुमको 5 क्लियर आंसर आ रहे थे, लेकिन अब तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम 50 का कोटा पहले पूरा कर चुके हो। तो तुम्हारे 5 नंबर का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए पहले वो करो जो एकदम आंसर सही सही आते हों, उनको पहले हल कर डालो। उसके बाद में जो कन्फ्यूजन वाले हों वो करो। 60 प्रश्न में से हमको 50 ही करने हैं। इस तरीके से 2 शिफ्ट में पेपर को, लेकिन टाइम का ध्यान रखो। पता चला कि हम यही करते रहेंगे और सब टाइम निकल गया है ना। ये सब चीज़ें ध्यान करके अच्छे से पेपर किया करो। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।